बचपन से मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो मेरा छोटा भाई था। मैंने हमेशा दूसरों का भला ही किया, लेकिन कोई यूं मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। न जाने मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ है। दिल छोटा मत करो रघु भाई, आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। शायद तुम्हारे भाग्य में छोटे भाई का साथ इतना ही लिखा था। रघु बहुत ज्यादा हताश और निराश था। दरअसल रघु अपने छोटे भाई केशव के साथ रहता था। रघु एक मेहनती मजदूर था जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद केशव की सारी जिम्मेदारी रघु के ऊपर थी। रघु अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसे शहर भेजना चाहता था। वो दिन रघु के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि उसका छोटा भाई केशव 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंकों से पास जो हुआ था। और फिर अगले दिन रघु अपने भाई केशव को लेकर अपने एक पुराने दोस्त गोपी के पास गया। गोपी भाई, ये लो मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है रघु भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, और ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो। खुशी की तो बात है गोपी, मेरा भाई केशव अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मेरा सपना है कि मैं अपने भाई को पढ़ने के लिए शहर भेजूं, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने भाई का नाम रोशन करे। देखना, मेरा भाई बहुत बड़ा नाम करेगा और जल्द हमारी ये गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। रघु ये बोलकर वहाँ से चला गया, लेकिन रघु की ये सारी बातें सुनकर गोपी मन ही मन जलने लगा। अच्छा, तो ये रघु अपने भाई केशव को शहर भेजकर मोटा पैसा कमाना चाहता है। ये अपने भाई की कमाई से अपना भविष्य बदलने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं रह जाऊंगा वैसा का वैसा एक गरीब मजदूर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसके छोटे भाई का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अगले दिन रघु अपने भाई केशव को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। रास्ते में जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, तभी उसकी घोड़ा गाड़ी अचानक से पत्थरों के बीच फंस जाती है। उन पत्थरों को रास्ते में बिछाने वाला और कोई नहीं बल्कि गोपी ही था। घोड़ा ये देखकर गाड़ी के पास पड़े पत्थरों को हटाने में लग जाता है, और उधर गोपी चुपके से आकर केशव को उठाकर वहाँ से तेजी से भाग निकला और एक ऊंची पहाड़ी पर लाकर उसने रघु के छोटे भाई केशव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब रघु सारा जीवन अपने भाई को ढूंढता रहेगा। अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। उधर घोड़े ने केशव को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसे केशव कहीं नहीं मिला। बेचारा घोड़ा परेशान होकर रघु के पास लौट आया। अरे घोड़ा, तुम तो मेरे भाई केशव को शहर छोड़ने गए थे, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस लौट आए? रघु, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाई वहाँ से चला गया। घोड़ा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो क्या बात है। तब घोड़ा रघु को सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो घोड़ा? आखिर केशव कहाँ जा सकता है? तुमने केशव को कहाँ छोड़ा था? मुझे उस जगह पर ले चलो। तब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ रघु को अपना छोटा भाई केशव कहीं नहीं दिखता। रघु, मैंने आखिरी बार केशव को यहीं छोड़ा था, लेकिन मेरा भाई यहाँ से कहाँ चला गया? आखिर वो कहाँ जा सकता है? रघु हताश और निराश होकर अपनी गुफा पर लौट आता है। तभी कुछ देर में गोपी वहाँ पहुँचता है। अरे रघु, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब रघु गोपी को सब बताता है। रघु, ये तो बहुत दुख की बात है। और इस तरह गोपी रघु के भाई को मारकर उसे ही दिलासा दे रहा था। रघु को सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे रघु ने समय के साथ इस दुख की घड़ी में खुद से समझौता कर लिया। अब ऐसे ही कई साल बीत गए। बीते सालों बाद मानसून शुरू हो गया और जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी, और इस भारी बारिश में रघु के लिए काम कर पाना मुश्किल हो गया। यूं जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर रघु अपना गुजारा कर रहा था। उस तेज मूसलाधार बारिश में एक दिन एक गाय भीगती हुई इसी जंगल में आती है। गोरिल्ला भाई, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से बहुत बीमार है, उसने कुछ भी नहीं खाया, मुझे 2 दिन के लिए अपने घर में रख लो। अरे नहीं, पहले ही मेरे घर में अपने परिवार के लिए जगह कम पड़ रही है। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा बारिश में भीगकर बहुत बीमार हो गया है, मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो भाई।
अरे हाँ गाय, जल्दी से अंदर आ जाओ। रघु गाय के बच्चे को देखता है और उसके बच्चे के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम करता है। गाय, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया शेर भाई, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने अपने घर में मुझे जगह देकर मेरी बच्चे की जान बचाई। कोई बात नहीं गाय, मुसीबत में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। शेर भाई, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? क्या बताऊं गाय बहन, मेरा परिवार तो मेरा छोटा भाई था जो आज से 15 साल पहले मुझसे बिछड़ गया। शेर भाई, तुम्हारे भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? तब रघु गाय को सारी बात बताता है, कैसे उसका छोटा भाई केशव उससे बिछड़ गया। शेर भाई, फिर तो तुम खुशियाँ मनाओ, क्योंकि मेरे घर में जो सफेद शेर है वो हो न हो तुम्हारा ही छोटा भाई है। मैं एक दिन जब अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आ रही थी, तब मैंने पहाड़ी से इसे नीचे गिरते हुए देखा। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ बिल्कुल तुम्हारी कदकाठी का एक शेर खड़ा था। मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से इलाज किया और अपने बच्चे के साथ उसे भी पाला। कहे, इसका मतलब मेरा भाई जिंदा है। कहाँ है मेरा भाई? मुझे अपने भाई से अभी मिलना है। तब गाय केशव को रघु के पास ले आती है। रघु अपने छोटे भाई केशव से मिलकर बहुत खुश होता है। मेरे भाई, तुम आ गए, तुम जिंदा हो। मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया, आज भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। गाय बहन, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तुमने मुझे मेरी जीने की उम्मीद लौटा दी। तभी इतने में गोपी वहाँ आता है। गाय गोपी को देखकर उसे पहचान लेती है। रघु, ये तो वही शेर है जिसने तुम्हारे भाई को उस दिन पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। क्या इसका मतलब ये सब गोपी ने किया था? और रघु भाई, क्या चल रहा है? क्या तुम अभी तक अपने भाई के गम में डूबे हो? धोखेबाज गोपी, मुझे सब पता चल चुका है। तूने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और इतने सालों तक तू मुझे झूठा दिलासा देता रहा। लेकिन धोखेबाज पापी, तेरे लिए एक बुरी खबर है। ये जो तू अपने सामने सफेद से देख रहा है, ये मेरा वही छोटा भाई केशव है। मेरा भाई जिंदा है। गोपी ने जब केशव को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और इतने में रघु गोपी पर जोरदार हमला करता है और उसे वहीं जान से मार देता है। और इस तरह आज बरसों बाद रघु और केशव दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बरसों पुरानी दुश्मनी के आगे आज वृंदावन जंगल के राजा वीरभान ने अपने घुटने टेक दिए थे और खुद को दुश्मन के हवाले कर दिया था। वीरभान के सबसे बड़े दुश्मन रंगा बाघ ने उसके परिवार पर ऐसा कहर बरसाया। उसने वीरभान के साथ उसकी पत्नी और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं किया और उन सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ एक पागल विशाल शेर ने जंगल में आकर अचानक से तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो विशाल पागल शेर मासूम जानवरों पर ऐसे टूटा जैसे उसके सर पर खून सवार हो। बिजली की तरह गरजता हुआ वह विशाल शेर अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को मारता चला जा रहा था। एक तरफ वीरभान के परिवार की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ इस विशाल शेर की तबाही। आखिर वीरभान की जंगल में ये सब क्या हो रहा था? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से रंगा वीरभान के इतना बड़ा दुश्मन बन गया? और आखिर ये विशाल शेर कौन है जिसने जंगल में हर तरफ कहर मचाया हुआ है? दरअसल ये बात सालों पुरानी है, जब वृंदावन जंगल में झाड़ियों के बीच छिपी एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक ऐसी जादुई मणि रखी थी जिसके अंदर संसार की अद्भुत शक्तियाँ थीं, जिसे पाकर कोई भी दुनिया पर राज कर सकता था। उस मणि के अंदर एक गरीब को दौलतमंद और एक राजा को फकीर बनाने की शक्तियाँ थीं। और इस अद्भुत जादुई मणि की रखवाली जंगल के राजा वीरभान के पिता महाराज भल्लाल किया करते थे। वीर भल्लाल ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस मणि की रखवाली में लगा दी थी। अब महाराज वीर भल्लाल बूढ़े हो चले थे। वीर भल्लाल अब इस गुफा की रखवाली का भार ऐसे कंधों पर सौंपना चाहते थे जहां स्वार्थ और लालच से हटकर एक सच्चा सिपाही इस जिम्मेदारी को संभाल सके। और वीर भल्लाल ने इस जिम्मेदारी के लिए जिसे चुना था वो था उनका बड़ा बेटा वीरभान।
बेटा, तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हुकूमत करने की तुम्हारी बारी है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। आज से इस मणि की रखवाली तुम करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस मणि की जरूरत पड़े, इसका प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। एक लालची और स्वार्थी राजा कभी इस मणि को हासिल नहीं कर सकता। और जब वीर भल्लाल अपने बेटे वीरभान से ये सब कह रहे थे, तब रंगा के सिपाही एक बाघ मानव ने ये सब सुन लिया था। अच्छा, तो इस बूढ़े भल्लाल ने सालों से यहाँ एक अनमोल खजाना छिपाया हुआ है और हमें इसके बारे में कोई खबर तक नहीं है। अभी जाकर महाराज को इसकी खबर देता हूँ। अब कुछ दिनों बाद वीर भल्लाल अपनी अंतिम सांसें लेते हैं और वीरभान एक सच्चे और ईमानदार राजा की भांति अपने पिता की उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभालने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रंगा का सिपाही उसके पास जाकर उसे ये खबर सुनाता है। महाराज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जंगल के बीचों बीच सालों पुरानी एक गुफा है, जिसके अंदर एक ऐसी अद्भुत मणि रखी है जिसमें इस सारी दुनिया को फतह करने की शक्तियाँ हैं। सालों से वीरभान का पिता वह बूढ़ा भल्लाल उस गुफा की रक्षा कर रहा है। कल वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और जाते जाते उस मणि की रखवाली की जिम्मेदारी अपने बेटे वीरभान पर छोड़ कर गया है। महाराज, आपके लिए उस मणि को हासिल करना बाएं हाथ का खेल है। हो। वाह, शाबाश मेरे सिपाही, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। बरसों से मैं ऐसी ही किसी चीज की तलाश में था जिसे पाकर मैं इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकूं। अब मेरा ये सपना पूरा होने वाला है। महाराज, लेकिन उस मणि तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वीरभान ने उस मणि की सुरक्षा में अपने सबसे अच्छे सिपाही लगा रखे हैं। उस मणि को हासिल करने के लिए हमें एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी। हाँ सिपाही, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तब रंगा एक गाय के मासूम बच्चे को कैद कर लेता है और उसकी माँ गाय को अपने पास बुलवाता है। सुनो गाय, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम इसी वक्त मेरा एक काम करो। जंगल के बीचों बीच झाड़ियों में छुपी एक सालों पुरानी गुफा है, जिसके बाहर वीरभान के कुछ सिपाही पहरा दे रहे हैं। तुम्हें उनके पास जाकर आज रात उनके खाने में ये जहरीली दवा मिलानी होगी। जब तुम इस काम को खत्म करके वापस लौटोगी तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा। अब जल्दी करो, और अगर कोई होशियारी की तो तुम अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। तब गाय उस रात वीरभान के सिपाहियों के खाने में वो जहरीली दवा मिला देती है। वीरभान के सभी सिपाही जब भोजन करते हैं, उस भोजन को खाकर वे सभी एक साथ वहीं बेहोश हो जाते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर रंगा अपने सिपाहियों के साथ आकर उस गुफा के सामने रखा बड़ा पत्थर हटा देता है और उसके अंदर रखी उस जादुई मणि को उठाकर भागने लगता है। लेकिन इतने में वीरभान वहां आकर रंगा और उसके सिपाहियों को देख लेता है। वीरभान अकेला ही रंगा के सिपाहियों को एक एक करके मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इसी बीच रंगा वीरभान पर हमला करके मणि लेकर वहां से भाग निकलता है और इस तरह वीरभान और रंगा की दुश्मनी हो गई। उस मणि को हासिल करते ही रंगा अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर वीरभान के सबसे बड़े बेटे शिवा को उठवा लेता है और उसे अपने पास लाकर कैद कर लेता है। हो। वीरभान, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुश्मनी कैसे होती है। मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब थोड़े ही समय में तू अपने जंगल में हर तरफ तबाही देखेगा। तब रंगा उस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वीरभान के बेटे शिवा के अंदर कुछ ऐसी विनाशकारी शक्तियां डालता है जिससे वीरभान का बेटा शिवा एक विशाल रूप ले लेता है और विनाशकारी शक्तियों से वह पागल हो जाता है। उधर जब वीरभान गुफा से अपने जंगल वापस लौटता है तो उसे अपने जंगल में हर तरफ मायूसी नजर आती है। वीरभान की पत्नी अपने बड़े बेटे के दुख में बिलख रही होती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती। भानवी, संभालो खुद को, हमारा बेटा जल्द वापस आ जाएगा। ये सब उस रंगा ने किया है। वो पापी रंगा जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच वीरभान का बेटा विशाल शिवा बिजली की तरह गरजता हुआ जंगल में आकर तबाही मचाने लगता है और अपने सामने आने वाले मासूम जानवरों पर कहर बनकर टूटता है। जंगल के घबराए जानवर जब इसकी खबर वीरभान को सुनाते हैं तो वीरभान ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ महाराज, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो विशाल सिर आपका बेटा शिवा ही है। उसने जंगल में हर तरफ तबाही मचा रखी है। इसका मतलब उस दुष्ट रंगा ने जरूर उस मणि के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और उसने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है।
तब वीरभान अपने एक खास सिपाही चीता को वहाँ बुलवाता है। चीता, इस मुसीबत में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पास के जंगल में एक पुजारी बाबा रहते हैं, तो मैं इसी समय उनके पास जाकर उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताना है और उनसे इसका हल पूछना है। चीता वीरभान की बात सुनकर फौरन पुजारी बाबा की तरफ निकलता है और इधर पीछे से रंगा अपने सिपाहियों के साथ आकर वीरभान के जंगल पर हमला कर देता है और वीरभान के साथ उसकी पत्नी और छोटे मासूम बच्चों को भी बंदी बना लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। उधर चीता पुजारी बाबा के पास जाकर उसे इस मुसीबत के बारे में बताता है। चीता, ये लो, ये मंत्रों के द्वारा शोभित किया हुआ जल है। तुम इस पवित्र जल को ले जाकर उस पागल शेर के ऊपर डाल देना। इसके डालते ही उस पागल शेर के अंदर से शैतानी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। चीता फौरन उस पवित्र जल को लाकर एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है और पागल शिवा के ऊपर उस जल को डाल देता है। चीता के ऐसा करते ही पागल शिवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तब चीता शिवा को सारी कहानी बताता है कि उसके साथ रंगा ने क्या किया था। शिवा जब चीता के मुंह से ये सब सुनता है तो उसे रंगा पर बहुत गुस्सा आता है। रंगा ने मेरा गलत इस्तेमाल किया और मुझे एक विशाल शरीर देकर उसने मुझसे अपने ही जंगल पर तबाही मचाने के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने इस विशाल शरीर से उसके ऊपर कहर बनकर टूटूंगा। तब विशाल शिवा बिजली की तरह गरजता हुआ रंगा के ठिकाने पर पहुंचता है और वहां जाकर रंगा पर हमला कर देता है। विशाल शिवा एक एक करके रंगा और उसके सारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है और अपने माता पिता को रंगा की कैद से आजाद कर लेता है। शिवा के पिता वीरभान अपने बेटे शिवा को मणि की शक्तियों से वापस पहले जैसा कर देते हैं और फिर शिवा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। भानु बागिन लंबे समय के बाद कुंदनपुर जंगल लौटती है। खिलौने ले लो खिलौने, एक से बढ़कर एक बच्चों की मनपसंद खिलौने। आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो। भगवान के लिए कोई तो मुझसे इन खिलौनों को खरीदो। भानु के खिलौने देखकर कुछ जानवरों के बच्चे खुश हो जाते हैं। माँ, वो देखो, भानु बागिन खिलौने लेकर आई है। मुझे भी खिलौने चाहिए, मुझे खिलौना दिलाओ ना माँ। अरे मेरा प्यारा बच्चा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने दिलाऊंगी। ये कहकर गाय और कुछ जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर भानु बागिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे भानु बहन, बड़े लंबे समय बाद इस जंगल में दिखाई दी हो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? क्या बताऊं बहन, इस कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। थोड़ी ज्यादा पैसे कमा सकूं, ये सोचकर मैं काम करने शहर गई थी, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। जैसे तैसे ये खिलौने बेचकर इस गरीबी में अपने बच्चे को पाल रही हूँ। भानु बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज हम सब अपने बच्चों के लिए तुम्हारे ये सारे खिलौने खरीद लेंगे। गोरिल्ला की बात सुनकर भानु खुश हो जाती है। शुक्रिया गोरिल्ला भाई, तुमने ये कहकर मेरी परेशानी दूर कर दी। आओ बच्चों, तुम इनमें से अपनी मनपसंद का खिलौना ले लो। तब सभी बच्चे अपनी अपनी मनपसंद का खिलौना ले लेते हैं। सभी बच्चों के माता पिता खिलौनों की कीमत भानु बागिन को अदा करते हैं। भानु आज हुई अपनी कमाई को देखकर बहुत खुश हुई और उन पैसों को लेकर वो अपने घर वापस लौट गई। जानवरों के बच्चे उन खिलौनों को पाकर बहुत खुश थे। सारा दिन बच्चों ने खिलौनों से खेलकर उनका आनंद लिया। लेकिन अगले दिन कुंदनपुर में एक विचित्र घटना हुई। जब जानवरों ने सुबह उठकर देखा तो उनके घरों में उनके बच्चे नहीं थे और ये विचित्र घटना एक नहीं, पूरे कुंदनपुर के सभी घरों में हुई। जल्द ही बच्चे गायब होने की ये खबर जंगल में तेजी से फैल गई। सभी जानवर इस घटना से परेशान होकर राजा के पास गए और उन्होंने राजा को जाकर अपने बच्चों के गायब होने की खबर दी। राजा शेर जानवरों की बातें सुनकर दंग रह गया। भाइयों, ये तुम सब कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? आखिर तुम सबके बच्चे एक साथ एक ही रात में कहाँ जा सकते हैं? महाराज, यही तो हमारी समझ नहीं आ रहा। जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे बच्चे शैतान जरूर हैं, लेकिन वो यूं इस तरह बिना बताए रात में कहीं नहीं जा सकते।
राजा शेर जंगल में हुई इस घटना से गहरी सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, अभी के लिए तुम सब अपने घर लौट जाओ। मैं आज ही अपने सिपाही से कहकर तुम सभी के बच्चों की तलाशी कराता हूँ। भानु बागिन खिलौने लेकर जंगल में आती है। भानु खिलौने बेचने के लिए हर रोज की तरह जंगल में आवाज लगाती है, लेकिन आज कुंदनपुर जंगल में हर तरफ खामोशी का मंजर था। जानवर एक साथ इकट्ठा होकर भानु के पास आते हैं। आओ भाइयों आओ, आज मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक नए खिलौने लेकर आई हूँ। लेकिन आज बड़ी विचित्र बात है, मेरी आवाज सुनकर भी तुम्हारे बच्चे खिलौने लेने बाहर नहीं आए। भानु बहन, अब वो कभी भी तुम्हारे पास खिलौने लेने नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब बहन? मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। भानु बहन, कल रात हम सभी के बच्चे एक साथ हमारे घरों से गायब हो गए। न जाने हमारे किस दुश्मन ने हमारे मासूम बच्चों को हमसे जुदा कर दिया। पता नहीं वो इस समय किस हाल में होंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। गाय बहन, मैं तुम सभी का दुख समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन तुम सब थोड़ा हौसला रखो, तुम्हारे बच्चे यहीं कहीं होंगे, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ये कहकर भानु अपने खिलौने लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजा शेर ने एक पंडित भालू को अपने पास बुलवाया, जिसे बड़ी से बड़ी गुत्थियां सुलझाने में महारत हासिल थी। राजा शेर ने ज्ञानी भालू को शुरू से सारी कहानी समझाई। ये घटना तो बड़ी विचित्र है महाराज, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए महाराज। पंडित जी, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो, लेकिन कैसे भी करके इस समस्या को सुलझाओ। तब पंडित भालू जंगल जाकर गायब हुए बच्चों के माता पिता से मिलता है। भाइयों, दरअसल बात ऐसी है, मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुमसे कुछ खास पूछताछ करनी है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या हाल ही में तुम्हारे साथ या तुम्हारे जंगल में कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो लंबे समय बाद अचानक से यहाँ हुआ हो? पंडित जी, वैसे तो जंगल में कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ही भानु बागिन लंबे समय के बाद जंगल में वापस लौटी है। लेकिन गाय बेचारी उस गरीब भानु बागिन का इस सबसे क्या लेना देना? नहीं भाई, कभी कभी हमें वो दिखता है जो असल में नहीं होता, और कभी होते हुए भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उस भानु का लंबे समय के बाद जंगल में वापस लौटना एक स्वाभाविक घटना हो सकती है, और नहीं भी। अगले दिन भानु एक पोटली में खिलौने भरकर जानवरों के पास आई। भाइयों, मुझे इस समय ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से तुम सभी के बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं, तब से मैं कहीं भी अपने खिलौने नहीं बेच पा रही। मेरा यहाँ गुजारा करना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने फिर से अपने बच्चे को लेकर शहर जाने का सोचा है। ये सब खिलौने मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब तुम्हारे बच्चे वापस आ जाएं, तब तुम इन खिलौनों को मेरी तरफ से उन्हें दे देना। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देरी हो जाएगी। ये कहकर भानु खिलौनों की पोटली रखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं पास में खड़े पंडित भालू ने जब ये सुना तो उसे कुछ शंका हुई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। तब पंडित भालू ने भानु का पीछा किया। भानु चलते चलते एक गुफा में गई, जहाँ पर बहुत से छोटे बच्चे सलाखों के बीच कैद थे और उनके रोने की आवाजें आ रही थी। ये लो चीता, मैंने अपना आखिरी काम भी कर दिया। इन बच्चों को यहाँ तक लाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और इनके माता पिता को न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनानी पड़ी हैं। अब मुझे इनकी दुगनी कीमत चाहिए। हा 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 हा। चिंता मत करो भानु बागिन, एक बार हम इन बच्चों को लेकर शहर पहुंच जाए, फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इन बच्चों को बेचकर हमें जो कीमत मिलने वाली है, वो बेशुमार कीमत पाकर हम दोनों सारी जिंदगी ऐश करेंगे। अब इससे पहले यहाँ की जानवर या राजा को हम पर शक हो, जल्दी से हम इन बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब पंडित भालू ने ये सब बातें सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर चीता और भानु सभी बच्चों को एक ट्रक में रख लेते हैं। वो वहाँ से चलने ही वाले थे कि इतने में पंडित भालू, राजा शेर और सभी जानवर एक साथ वहाँ पहुँचते हैं। भानु उन सबको एक साथ देखकर उसके माथे से पसीने छूटने लगे। दुष्ट भागिन, तूने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन मासूमों की जिंदगी के साथ खेला। अब तुम दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।
और इस तरह पंडित भालू ने अपनी होशियारी और समझदारी से राजा शेर ने जानवरों के सभी बच्चों को भानु भागिन और चीता से आजाद कराकर उनके माता पिता तक पहुंचाया। और इस काम के लिए राजा ने उन दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया और इस तरह सभी जानवरों को उनके बिछड़े हुए बच्चे वापस मिल गए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।